नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर आपके साथ। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कोरोना से निपटने में केंद्र के रवैये पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काटने को बताया अमानवीय फैसला। कोरोना पर सरकार का नया दावा, करीब 21% रहा रिकवरी रेट। देश के 80 जिलों में 14 दिनों में कोई पॉजिटिव मामला नहीं। पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने ममता पर फिर साधा निशाना। अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का लगाया आरोप। कहा, कोरोना से निपटने में नाकामी से भटकाने की कोशिश। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के पहले चरण का ट्रायल कारगर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी जानकारी। ठीक हुए कोरोना मरीजों से प्लाज्मा दान करने की अपील। और दूसरे राज्यों में फंसे यूपी के मजदूरों की होगी घर वापसी। सीएम योगी ने पूरी की तैयारी। चरणबद्ध तरीके से मजदूरों को लाया जाएगा वापस। कोरोना पर देश धीरे धीरे अच्छी खबरें भी देश में आने लगी हैं। केंद्र सरकार का दावा है कि बीते 28 दिनों में 15 जिलों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। अब तक देश में 80 ऐसे जिले हैं जिनमें बीते 14 दिनों में कोई नया केस सामने नहीं आया है। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। अब कोरोना मरीजों की संख्या 10 दिन में डबल हो रही है, जबकि लॉकडाउन से पहले ये 3.5 दिन था। पिछले 28 दिनों में जिन जिलों से कोई केस नहीं आया है उसकी संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके तहत इन जिलों की संख्या 15 हो गई है और नए जो जिले ऐड हुए हैं उसमें छत्तीसगढ़ से दुर्ग और राजनांदगांव और मध्य प्रदेश से शिवपुरी जिला है। अब तक देश में टोटल 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां इससे पहले केस आए थे, लेकिन पिछले 14 दिनों से वहां पर कोई केस नहीं आया है। कल से आज तक में 491 लोग क्योर हुए हैं, विच टेक्स की हमारी जो टोटल क्योर होने वालों की संख्या को 4748 लेके जाती है। इसके द्वारा हमारा रिकवरी रेट अब अप्रॉक्सीमेटली 20.57% है। यह हम सब लोगों के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। वहीं मध्य प्रदेश में इंदौर कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। केंद्र सरकार ने बताया कि इंदौर के 20 हॉटस्पॉट सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, जिन पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इंदौर की टीम ने रिपोर्ट किया है कि इंदौर में 171 कंटेनमेंट जोन हैं, जिनमें से 20 जोन बहुत क्रिटिकल हैं। टीम ने मऊ के हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन का दौरा किया। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और एक्टिव केस स्क्रीनिंग में जो सर्वे टीम्स कार्यरत हैं, उनके साथ विस्तृत चर्चा की। कोरोना से जूझ रही दिल्ली के लिए अच्छी खबर है। पहले स्टेज में प्लाज्मा थेरेपी कारगर साबित हुई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि कोरोना के 4 मरीजों को मंगलवार को प्लाज्मा दिया गया था। इनमें से 2 लोगों को जल्द छुट्टी मिल सकती है, जबकि 2 मरीजों की सेहत में सुधार हो रहा है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल की परमिशन हमें केंद्र सरकार से मिली थी। एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। जिन लोगों को अपना कोरोना कभी हुआ, रिकवर हो गए, अभी वो क्वारंटाइन में हैं, घर पे हैं, अगर वो लोग ब्लड देंगे तभी तो हमें एंटीबॉडी मिलेंगी, नहीं तो कहाँ से मिलेंगी। तो इस समय हमें उन लोगों की जरूरत है कि अपनी देशभक्ति दिखाएं। प्लाज्मा थेरेपी पर दिल्ली सरकार के दावे पर एम्स निदेशक रणदीप गुलेरिया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्लाज्मा लेने से पहले एंटीबॉडी की मात्रा जानना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मरीज में जितनी ज्यादा एंटीबॉडी होगी, मरीज उतनी जल्दी ठीक होगा। I think it is one form of treatment, but we should not look at it as a magic bullet, because there are a lot of other things that are required that have to be given holistically. And the data for using it as far as COVID-19 is concerned is related to two very small studies where some benefit was shown. So we need to look at it in a more research type of a treatment modality rather than actually something which can be done for all patients with COVID-19.
कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात की। इस दौरान उनके साथ बैठक में राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। ये बैठक कोविड-19 के प्रबंधन पर की जाने वाली कार्रवाई की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि चीन से आई खराब एंटीबॉडी टेस्ट किट को वापस किया जाएगा। तो निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि चाहे किट चाइना की हो चाहे कहीं की भी हो, वो किट को तुरंत वापस किया जाएगा। हमने अभी इन किट्स के पैसे भी नहीं विदेश में जो है दिए हैं और उसके बदले अगर ये किट्स की उपयोगिता है तो उसके बदले दूसरी किट्स ली जाएंगी। और बाकी इस टेस्ट के बारे में अभी भी, क्योंकि कल शाम को भी मैंने सारे दुनिया के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे WHO के फोरम पे की है और वहाँ पर ये कई स्वास्थ्य मंत्रियों के द्वारा प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन से पूछा गया और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी अभी तक भी इसके बारे में, टेस्ट के बारे में वो नॉन कॉमिटल है। उनका ये कहना है कि इसको रिसर्च पर्पस से, इसको एपिडेमियोलॉजिकल सर्वे के एंगल से इस टेस्ट को निश्चित रूप से किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर गृह मंत्रालय ने 4 अतिरिक्त IMCT का गठन किया है। इनमें से प्रत्येक का नेतृत्व अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारी करेंगे। इन टीमों का गठन अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई के लिए किया गया है। कोविड-19 के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आज गृह मंत्रालय ने 4 और इंटर मिनिस्टीरियल सेंट्रल टीम्स का गठन किया है, जो अहमदाबाद, सूरत, हैदराबाद और चेन्नई भेजी जा रही हैं। देश में कोरोना वायरस के जारी प्रकोप के बीच त्रिपुरा से राहत भरी खबर आई है। राज्य 23 अप्रैल को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त हो गया है। गोवा और मणिपुर के बाद त्रिपुरा कोरोना मुक्त होने वाला तीसरा राज्य है। त्रिपुरा के CM बिप्लब देव ने ट्वीट कर कहा कि राज्य से दूसरा मरीज लगातार जांच के बाद कोरोना नेगेटिव पाया गया है और इसीलिए हमारा राज्य कोरोना मुक्त हो गया है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की कि हर कोई सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। उन्होंने सभी डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मियों और जनता को राज्य को कोरोना मुक्त करने में योगदान के लिए आभार जताया। बिप्लब देव ने कहा कि सभी को दिशा निर्देश का पालन कर ये स्थिति बनाए रखने में आगे भी योगदान देना होगा। वहीं छत्तीसगढ़ से भी राहत भरी खबर है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ रिकवरी रेट बाकी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना के 36 मरीज मिले हैं, जिसमें से 30 ठीक होकर अस्पताल से घर लौट चुके हैं। सिर्फ 6 मरीज ही अस्पताल में रह रहे हैं। ऐसे में 80% से ज्यादा मरीज रिकवर होकर घर जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संकट के बीच पीएम मोदी ने देश भर के 31 लाख ग्राम प्रतिनिधियों को संबोधित किया। साथ ही ई-ग्राम स्वराज पोर्टल और स्वामित्व ऐप की शुरुआत की। इस पोर्टल के जरिए ग्राम पंचायतों की समस्या, उनसे जुड़ी जानकारी एक जगह पर मौजूद रहेगी। इस मौके पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना संकट से हमें सबक मिला है कि अब आत्मनिर्भर होना काफी जरूरी है। पीएम ने कहा कि कोरोना संकट से कई तरह की मुसीबतें आई, लेकिन इससे हमें संदेश भी मिला है। कोरोना संकट ने हमें सिखाया कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना मुश्किल है। आज बदली हुई परिस्थितियों ने हमें आत्मनिर्भर बनना याद दिलाया। इनमें ग्राम पंचायतों का मजबूत रोल है, इससे लोकतंत्र भी मजबूत होगा। वहीं ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद में पीएम मोदी ने कहा कि अब गांव की ड्रोन के जरिए मैपिंग की जाएगी। साथ ही शहरों जैसी व्यवस्था गांव में लागू की जाएगी। अभी इसकी शुरुआत महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कुल 6 राज्यों से की जा रही है। फिर हर गांव तक इसे ले जाया जाएगा। पंचायत की व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, उतना ही लोकतंत्र भी मजबूत होगा और उतना ही विकास का लाभ आखिरी छोर पर बैठा हुआ उस सामान्य व्यक्ति तक पहुंचेगा। सरकार ने भारत में ही मोबाइल बनाने का जो अभियान चलाया हुआ है, उसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव तक कम कीमत वाले
स्मार्टफोन पहुंच चुके हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी केंद्र सरकार पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना संकट से निपटने में उसका रवैया असंवेदनशील और अमानवीय है। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता काटे जाने के फैसले का हवाला देकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्टा सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझकर जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का असंवेदनशील और अमानवीय फैसला है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि सरकार मदद की बजाय लोगों के जले पर नमक छिड़क रही है। उन्होंने सरकार से तीनों सेनाओं, केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में कटौती के फैसले को वापस लेने की मांग की है। कोरोना महामारी के संकट से पैदा हुई आर्थिक मंदी व आय की तंगी पर मरहम लगाने की बजाय मोदी सरकार जले पर नमक छिड़कने में लगी है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मोदी सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की कटौती कर जख्म देने की इस कवायद ने देश की रक्षा करने वाले तीनों सेनाओं के हमारे सैनिकों तक को नहीं बख्शा। कोरोना वायरस के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जब पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ मिलकर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा है, तब कांग्रेस सरकार के खिलाफ ही लड़ाई लड़ रही है। इसके साथ ही राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल हमेशा सरकार का विरोध करने का ही सुझाव देते हैं। कोरोना के विरोध में लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है और कोरोना के विरोध में लड़ाई हम जीत रहे हैं। ऐसे में केवल एक दल है कि जो मोदी जी से लड़ रहा है, सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। बाकी देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ रही है। और राहुल गांधी एक भी सकारात्मक सुझाव नहीं देते, केवल सुझाव सरकार को विरोध करने का ही और उस पर टिप्पणी करने की बात करते हैं। ये बहुत निंदनीय है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कोरोना संकट की वजह से किसानों की बेहाली का जिक्र किया है। साथ ही उन्होंने कई सलाह भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद की राशि से सहकारिता के कर्ज का सेटलमेंट ना किया जाए, क्योंकि पिछले साल पूरी राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई थी।
साथ ही उन्होंने 20,000 क्विंटल के उत्पादित क्षेत्र में अलग से विपणन केंद्र बनाए जाने की मांग की है। इसके अलावा वेयर हाउस पर पड़े तोल कांटों पर तुलाई सुनिश्चित कराने को भी कहा है। उन्होंने दूध उत्पादकों की समस्याओं को भी उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले दूध 7 रुपए प्रति फेट था, जो अब घटकर 5.2 रुपए प्रति फेट हो गया है। उससे पशुपालक किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने फूल उत्पादक किसानों की सहायता दिए जाने की भी मांग की है, क्योंकि फूल उत्पादक किसानों को 100% का नुकसान हुआ है। साथ ही उन्होंने पान, संतरा और केला के किसानों की समस्याओं से भी शिवराज सरकार को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केले के न्यूनतम समर्थन मूल्य 6 रुपए से 7 रुपए प्रति किलो किए जाने की मांग की है। कोरोना पर बनी केंद्र की इंटर मिनिस्ट्रियल सेंट्रल टीम देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रही है। इसी सिलसिले में कोलकाता के कोरोना अस्पतालों का दौरा करने के बाद सेंट्रल टीम ने पश्चिम बंगाल की चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है। पत्र में कहा गया है कि कई मरीजों के कोरोना टेस्ट के नतीजे आने में 5 दिन लगते हैं। टेस्ट की संख्या बढ़ाकर प्रतिदिन 2,500 से 5,000 की जाए। साथ ही केंद्रीय टीम ने कोरोना से हुई मौतों की पुष्टि करने का तरीका बताने को भी कहा है। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने टीम के गठन पर सवाल उठाए हैं और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार और राजभवन के बीच तकरार बढ़ गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर अल्पसंख्यक समुदाय का खुल्लम-खुल्ला तुष्टीकरण करने का आरोप लगाया है। धनखड़ ने ममता बनर्जी के गुरुवार की चिट्ठी का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का गुस्सा राज्य में कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने में बड़ी विफलताओं पर पर्दा डालने की एक रणनीति है। उन्होंने ममता बनर्जी से राजनीति और टकराव का रुख खत्म करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनका व्यवहार राज्य के लोगों की परेशानियों को केवल बढ़ा रहा है। राजस्थान के कोटा से छात्रों को निकालने के बाद यूपी सरकार अब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस लाने की तैयारी में है। दिल्ली, मुंबई, गुजरात समेत दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को यूपी सरकार वापस बुला सकती है। इन मजदूरों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने की योजना है। सीएम योगी ने ट्वीट करके बताया कि यूपी के ऐसे श्रमिक, कामगार और मजदूर जो दूसरे राज्यों में लॉकडाउन में फंसे हैं और 14 दिन का क्वारंटीन पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापस लाया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वापस लाए जाने से पूर्व इन श्रमिकों, कामगारों की स्क्रीनिंग और टेस्टिंग कराई जाएगी। इसके बाद बस से सभी को इनके जिलों में भेजा जाएगा। योगी ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह जिले में भी 14 दिन का क्वारंटीन करवाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्य प्रदेशों के बारे में एक योजना भी बनाने का निर्देश दिया है, जहां अन्य प्रदेशों में 14 दिन क्वारंटाइन में पूरे कर लिए गए हैं। ऐसे श्रमिकों को, कामगारों को, मजदूरों को कैसे वापस लाया जाएगा, इसकी योजना बनाने का भी निर्देश उन्होंने दिया है। और ये कहा है कि ऐसे लोगों की सूची, इनकी टेस्टिंग हो गई कि नहीं, संबंधित राज्य सरकारों से वार्ता करके ये भी एक योजना बनाई जाए। प्रदेश की सीमा तक ऐसे लोगों को कैसे लाया जाएगा और फिर इनको कैसे क्वारंटाइन में 14 दिन रखा जाएगा और शेल्टर होम्स और आश्रय स्थलों को कैसे हम सैनिटाइज करेंगे, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। महाराष्ट्र के ट्रेड यूनियंस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को पूरी मजदूरी का भुगतान करने के केंद्र सरकार की सलाह के मामले में पक्षकार बनाने की मांग की है। ट्रेड यूनियनों ने सुप्रीम कोर्ट में मुंबई की टेक्सटाइल फर्म की उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें केंद्र सरकार के उस सलाह को चुनौती दी गई है, जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी निजी संस्थानों को निर्देश दिया था कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों को पूरी मजदूरी का भुगतान किया जाए। 29 मार्च और 31 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने निजी कंपनियों को लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों, अनुबंध कर्मचारियों, दिहाड़ी श्रमिकों और अन्य श्रमिकों को पूरी तनख्वाह देने की सलाह दी थी। ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी महाराष्ट्र, ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया और हिंद मजदूर सभा ने संयुक्त रूप से अर्जी दायर कर कहा है कि सरकार के फैसले के पक्ष में उन्हें भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए।
कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे बिहार के छात्रों ने अपनी घर वापसी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपने घर जाने के लिए बसें भेजने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कई दूसरे राज्यों के छात्र यहां से अपने घर जा चुके हैं, ऐसे में हमें भी यहां से ले जाने की व्यवस्था की जाए। हालांकि बिहार सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि कोटा से छात्रों को लाना फिलहाल संभव नहीं है। वहीं कोटा में फंसे छात्रों को लेकर विपक्ष ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि सरकार का दोहरा चरित्र सामने आया है, सरकार को वहां फंसे छात्रों को वापस लाना चाहिए। जब उत्तर प्रदेश या गुजरात में सभी कोटा या बाहर के छात्र छात्राओं को रिस्क पर अपने स्टेट में ले आ रही है सरकार, और मजदूरों को भी ले आ रही है, तो आप भी गरीब मजदूर जो बाहर फंसे हुए हैं उनको, और हमारे बच्चे बच्चियाँ जो पढ़ रहे हैं उनको भी ले आइए, और बाज़ाब्ता सोशल डिस्टेंशन और जो भी कोरोना का ये मानदंड है उसको अपनाते हुए यहाँ रखिए। वीआईपी और रसूखदार परिवार के बच्चे आ सकते हैं, तो आम लोगों के बच्चे भी बिहार वापस अपने घर आ सकते हैं, उनकी भी कीमत उतनी ही है। और ये बच्चों का, छात्रों का, नौनिहालों का हौसला टूट रहा है, उनके परिवार परेशान हैं, इसलिए सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी आम लोगों के बच्चे भी जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो बिहार घर तक आ सके। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कोटा में फंसे छत्तीसगढ़ के छात्रों को वापस लाने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के 1500 से भी अधिक छात्र कोटा में फंसे हुए हैं। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार कोटा में फंसे छात्रों को वापस लाने के लिए बस भेजेगी। इस मुद्दे पर गृह मंत्री से फोन पर सीएम भूपेश बघेल की चर्चा भी हुई है। उधर रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते की राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर 2 हफ्ते की रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ दायर एफआईआर के मामले में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और उन दूसरे राज्यों को नोटिस जारी किया है जहां एफआईआर दर्ज हुई है। अर्नब पर दर्ज कुल 14 एफआईआर की कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगाई है। वहीं नागपुर में दर्ज एफआईआर नंबर 238 को मुंबई ट्रांसफर कर दिया गया है, सिर्फ उसमें जांच जारी रहेगी। अर्नब गोस्वामी पर पालघर मामले में सांप्रदायिक भावना को भड़काने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, अ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो जॉब क्रिएटर्स बन सके, न कि सिर्फ जॉब सीकर्स। सो जॉइन NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, B.Ed, D.Ed, M.Ed. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1800-2700-320. श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी का MP में पहला AICTE न्यू दिल्ली प्रमाणित स्कूल ऑफ डिजाइन, जहां है इंडस्ट्रियल कम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल डिजाइन कोर्सेज। या चुने श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंस, जहां है इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, होम्योपैथी, लॉ, डेयरी टेक्नोलॉजी और BHMS जैसे कई कोर्सेज। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें स्कूल ऑफ डिजाइन की वेबसाइट www.ssutms.co.in या कॉल करें 9826293590। कोरोना वायरस से अर्थव्यवस्था लगातार प्रभावित हो रही है और अब इस महामारी का असर म्यूचुअल फंड्स पर भी नजर आने लगा है। फ्रैंकलिन टेम्पलेशन म्यूचुअल फंड्स ने अपनी 6 स्कीम्स बंद कर दी हैं। इन स्कीम्स के बंद होने से निवेशकों के 28,000 करोड़ रुपए फंस गए हैं। ये फैसला 23 अप्रैल को लागू हुआ है, यानी अब 24 अप्रैल से ग्राहक ना ही इस फंड से फिलहाल अपना पैसा निकाल पाएंगे, ना ही कोई नया निवेश कर पाएंगे। वहीं कंपनी का कहना है कि कोरोना संकट के कारण उन पर लगातार दबाव बढ़ा है। उधर विश्व स्वास्थ्य संगठन के निदेशक ने कोरोना महामारी को अप्रत्याशित ग्लोबल क्राइसिस करार दिया है। उन्होंने कहा कि रिसर्च और डेवलपमेंट का काम जारी है। The COVID-19 pandemic is an unprecedented global crisis that has been met
with an unprecedented global response. Research and development have played a central role. Since January, WHO has been working with thousands of researchers all over the world. देश के कई शहरों में रमजान का चांद नजर आ गया है। इसके बाद से रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की है। दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा है कि कोई अपने पड़ोसी के घर भी नहीं जाए, साथ ही एक कमरे में 3 आदमी भी ना रहे। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना वायरस खत्म होगा वैसे ही लोग फिर से एक साथ मिलेंगे। मरकजी चांद कमेटी फिरंगी महल लखनऊ की जानिब से ऐलान किया जाता है कि आज यानी 24 अप्रैल को लखनऊ में चांद का दीदार हो गया है। लिहाजा कल यानी 25 अप्रैल को पहला रोज़ा होगा। तो लिहाजा मैं तमाम लोगों को रोज़े की और रमज़ान की दिली मुबारकबाद पेश करते हुए एक बार फिर से यही अपील करूंगा कि सब मुसलमान इस मुबारक महीने में रोज़ा ज़रूर रखें, नमाज़ें भी पढ़ें, कुरान मजीद की तिलावत भी करें, सहरी अफ्तार भी करें और तरावी भी पढ़ें। लेकिन ये तमाम इबादतें घर में रहते हुए करें, घर के बाहर हरगिज़ ना निकलें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस मुसीबत से जल्द पूरी दुनिया को आज़ाद कर दें। रमजान के पाक महीने को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने सड़क पर निकले हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी हुई है। ये तस्वीर दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके की है, जहां लॉकडाउन के बावजूद बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए निकले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला स्वराज एक्सप्रेस पर लगातार जारी है।